Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing PT 360 Science and Technology Current Affairs. So let's continue our discussion. न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी देखते हैं हम। न्यूक्लियर जो कमांड अथॉरिटी है ये एक पॉलिटिकल काउंसिल है, राजनीतिक परिषद इसको आप कह सकते हैं, जो कि एक सोल बॉडी है और जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसके यूज़ को ठीक है ऑथराइज करती है। और जो नागरिक आप कह सकते हो नेतृत्व या सिविल लीडरशिप, इनके द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। एज द फर्स्ट एमंग इक्वल्स द प्राइम मिनिस्टर विल सिंबॉलिकली हैव हिज फिंगर ऑन द न्यूक्लियर बटन। मतलब प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ इसके सर्वे सर्वा होंगे। और जो इसकी कार्यकारी समिति है उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा ये चेयर किया जाएगा। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अभी, जैसे अजीत डोभाल जी हैं। ठीक है। और जो प्रधानमंत्री को डिसीजन मेकिंग के लिए सहयोग करेंगे। एंड देयर विल बी एब्सोल्यूट पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द न्यूक्लियर डिसीजन मेकिंग इन इंडिया। जो भी न्यूक्लियर से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होगा वो उसमें जो है एब्सोल्यूट पॉलिटिकल कंट्रोल होगा, पूरी तरीके से राजनीतिक नियंत्रण में होगा वो। स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटजिक फोर्सेस मतलब जो सामरिक फोर्सेस हैं उनकी कमांड क्या होती है, ये जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे काम करता है। और कमांडर इन चीफ जो है SFC, इसके लिए इसके जो ओवरऑल काम करने का जो तरीका है और न्यूक्लियर फोर्सेस के कंट्रोल है, इस सबको देखेंगे। और ये कस्टोडियन ऑफ ऑल न्यूक्लियर वेपन्स एंड डिलीवरी सिस्टम, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो डिलीवरी सिस्टम है उसको लॉन्च करने का जो सिस्टम है और जो उसके जो है ये देखभाल करता होंगे। और जो कमांड इज रोटेशनल एमंग द थ्री सर्विसेज, एयर फोर्स, आर्मी। और जो ये कमांड है वो रोटेशंस होगा, यानी कि कभी एयर फोर्स के पास होगा तो कभी आर्मी के पास होगा तो कभी नेवी के पास होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं कि अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। अनस्टेबल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी जो है एलिमेंट का एक जो अस्थिर आइसोटोप्स होते हैं उनको रेडियो आइसोटोप्स बोलते हैं। और इसलिए ये रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कि आयोडाइन 131 एंड मोलिब्डेम 99, क्रोमियम 51, फास्फोरस 32, P2। ठीक है। जो ये आइसोटोप्स होते हैं ना, ये अस्थिर होते हैं और खुद को स्थिर बनाने के लिए ये विकिरण छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इनके यूजेस क्या है रेडियो आइसोटोप्स के? एग्रीकल्चर के फील्ड में। ठीक है। जो बार्क है हमारा, बार्क ने कई सारे ऐसी फसलों को डेवलप किया है जो काफ़ी उच्च उत्पादन वाली होती है। ठीक है, कि ग्राउंड नट्स हो गया, मूंगफली, पल्सेज यानी दाल, चावल आदि का। और कमर्शियल कल्टीवेशन में भी इसका प्रयोग किया गया है। और बॉल ने है ग्रीक मैन्यूअर क्रॉप्स सेप्सियन रोस्ट्रैट डेवलप किया है। और मेडिकल साइंस में जो है पावरफुल डायग्नोस्टिक जो टूल होते हैं, जो डायग्नोस्टिक जो करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, जो उसमें जो यूज़ किया जाता है रेडियो आइसोटोप्स। इनका यूज़ जो है नॉन इन्वेसिव प्रेशर के रूप में किया जाता है इन बायोलॉजिकल सब्सटेंस, जैसे कि टेक्नेटियम 99M। और जो रेडिएशन मेडिसिन सेंटर है बार्क का, वो मुंबई में है। और ये जो है रिसर्च और जो अनुसंधान है न्यूक्लियर मेडिसिन से रिलेटेड उसको करता है। ये इम्पोर्टेंट है, रेडिएशन मेडिसिन सेंटर मुंबई में है, जो रिसर्च और अनुसंधान करता है किसमें? न्यूक्लियर मेडिसिन में, परमाणु चिकित्सा में। और भाभाट्रॉन, ये जो है कोबाल्ट 60 को कैंसर की थेरेपी के लिए यूज़ करता है, अक्सर पूछा जाता है ये कोबाल्ट 60। ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो है कोबाल्ट 60 और आर्सेनिक 74, ये थायराइड डिसऑर्डर्स, जो थायराइड से प्रॉब्लम्स और कैंसर के डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ किया जाता है। आयोडाइन 131, ये भी थायराइड से संबंधित डिसऑर्डर्स एंड कोरोनरी स्टेंट्स कोटेड विद द P32। डिजिटल इमेजिंग, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये एक जो है प्रिसाइज रेडियो आइसोटोप इमेजिंग टेक्निक है। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी।
फूड प्रोसेसिंग जो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस से जो फूड्स होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज्ड होते हैं। तो रोजियो जो रेडियो ऑसिटोप्स हैं, कोबाल्ट 60 एक्सट्रे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये बैक्टीरिया को और माइक्रोब्स को मारने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो ये फूड्स हैं इनकी लाइफ को बढ़ाते हैं। और ये केमिकल बॉन्ड्स और एंजाइम्स जो कि सेलुलर फंक्शंस में होते हैं उनको तोड़ते हैं। एंड द प्रिवेंशन ऑफ फूड अल्टरेशन एक्ट 1994 was amended to provide irradiation for the spices, potatoes, onions and tubers। ये जो है इनके अविकरण करने के लिए अमेंड किया गया था। वाटर डिसैलिनेशन, जल का जो लवणीकरण है उसको ख़त्म करने के लिए। तो बार्क हैज़ डेवलप्ड ए नंबर ऑफ डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग पोर्टेबल वाटर। दे आर बेस्ड ऑन द मल्टी स्टेज फ्लैश इवेपोरेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस एंड लो टेम्परेचर इवेपोरेशन। ठीक है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में इरेडिएशन, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग, मटेरियल स्ट्रेंथ एंड चेकिंग आदि में प्रयोग किया जाता है। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर देखते हैं। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंस भी रखता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल पार्टिकल कोलाइडर है, जिसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनको आपस में टकराने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये किया जाएगा। ये सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल है और दुनिया की सबसे बड़ी मशीन जब ये लॉन्च करी जा रही थी तो उसमें पूरी दुनिया में कई बार ये मतलब भय था कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ब्लैक होल में चली जाएगी। इंडियन मीडिया ने भी काफ़ी इसको कवर किया था इस तरीके से, लोगों में काफ़ी डर भी बन गया था कुछ। ये जो है 27 किलोमीटर की सरकमफेरेंस वाली एक टनल है, सुरंग है और 175 मीटर डेप्थ है इसमें, जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर के पास नियर जिनेवा में है ये। ठीक है। और ये यूरोपीय ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च शॉन के द्वारा बनाया गया था, दुनिया के बहुत सारे देशों के कोलाबोरेशन के। और ये जो है जो अलग अलग थ्योरीज में जो प्रेडिक्शंस किए गए हैं उनको टेस्ट किया जाता है इसके द्वारा। जो पार्टिकल फिजिक्स है, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स में जो अलग अलग कणों को लेकर के थ्योरीज दी गई हैं, सिद्धांत दिए गए हैं, उनको एक तरीके से यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके चेक किया जाता है। ठीक है। इसमें जो है उनके हिग्स बोसान की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो खूबियाँ हैं, उनको भी जानने की कोशिश करता है। और ये जो है नए पार्टिकल्स की खोज के लिए भी किया जाता है इसमें। ठीक है। और ये जो बहुत सारे ऐसे फिजिक्स के, भौतिकी के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिले हैं, तो उनको ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। हिग्स बोसॉन जो है ये एक स्टैंडर्ड मॉडल जो है पार्टिकल है फिजिक्स का, और जो हिग्स बोसॉन इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। और ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, स्केलर बोसॉन विथ जीरो स्पिन, नो इलेक्ट्रिक चार्ज and no color charge. It is very unstoppable, decay into other particles immediately। ठीक है। It produced by quantum excitation of the Higgs field। and Higgs field क्या होता है? ये एक क्वांटम फील्ड होता है जो कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो इनके द्वारा दिया जाता है हिग्स फील्ड के द्वारा। और जो भी क्वांटम फील्ड्स होते हैं उनमें एक फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं जो उनसे जुड़े होते हैं, और हिग्स बोसान जो है हिग्स फील्ड से जुड़ा हुआ है। जो भी क्वांटम फील्ड्स होते हैं उनका एक अपना फंडामेंटल पार्टिकल या मौलिक कण होता है जो कि उससे जुड़ा होता है, और हिग्स बोसान जो है हिग्स फील्ड से जुड़ा हुआ है। और ये इसका जो अस्तित्व है वो 2012 में कंफर्म कर दिया गया था एटलस और CMS पार्टिकल डिटेक्शन एक्सपेरिमेंट जो हुआ था LHC में, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में, तो इसको कंफर्म कर दिया गया था। और इस डिस्कवरी वैलिडेट्स द स्टैंडर्ड मॉडल essentially correct। It is the only element particle predicted by the standard model that has not yet been observed by the particle physics। ये एक ऐसा था जो स्टैंडर्ड मॉडल में जो है इसको अभी खोजा नहीं गया था।
हिग्स मैकेनिज्म क्या है, ये जो है हिग्स बोसान के द्वारा इसका व्याख्या की गई है, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स के पास द्रव्यमान क्यों होता है इसकी व्याख्या करता है। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं उसकी द्रव्यमान क्यों होता है उसकी व्याख्या करता है। जो पीटर हिग्स और फ्रांसिस एंगलर्ट, इसको उनको जो है 2013 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स में, हिग्स बोसान को लेकर के। गॉड पार्टिकल भी इसको इसलिए कहते हैं कि जो, क्योंकि ये जो है जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उनमें द्रव्यमान प्रोवाइड कराता है, तो ये हिग्स बोसॉन कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, कुछ जो है दुर्घटनाएं हुई न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, उनके बारे में हम देखते हैं। ये 3 माइल आइसलैंड एक्सीडेंट जो था यूएसए में 1979 में शुरू हुआ था, ठीक है, सॉरी हुआ था, और ये पार्टिकल मेल्ट डाउन ऑफ द रिएक्टर की वजह से हुआ था। पार्शियल मेल्ट डाउन, सॉरी आई एम सो सॉरी, पार्टिकल नहीं है, पार्शियल है। पार्शियल मेल्ट डाउन का मतलब जो रिएक्टर था वो थोड़ा सा पिघल गया था जिसकी वजह से हुआ था, और इसमें जो बड़ी मात्रा में जो कूलेंट्स था वो इसमें से बच गया था, और जो कूलेंट्स था वो ख़त्म हो गया था, मतलब एक तरीके से कम हो गया था, तो इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ था। और ये जो एक्सीडेंट था ये एंटी न्यूक्लियर सेफ्टी कंसर्न्स को उभार करके ले आया था सामने के। चेरनोबिल डिजास्टर जो है काफ़ी चर्चा में रहता है हर समय। ये 1986 में यूक्रेन में हुआ था, और ये जो मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट है, और इन विच रिएक्टर कोर इज डैमेज्ड एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वे रिलीज्ड, ठीक है। जो इसमें रिएक्टर था उसका जो कोर था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, और इससे बड़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बाहर निकले थे। इसका कारण ये था कि जो इनहेरेंट रिएक्टर डिज़ाइन था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, या पुअर मैनेजमेंट कंट्रोल था, इसकी वजह से हुआ था। और जो इंसिडेंट्स था, वाटर फ्लश्ड इनटू स्टीम, इट जनरेटेड अ डिस्ट्रक्टिव स्टीम एक्सप्लोजन एंड सब्सिक्वेंट एयर ग्रेफाइट फायर, इम्पैक्ट, डेथ, रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सब हुआ था उस समय। वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर न्यूक्लियर ऑपरेटर्स वानो 1989 में लंदन में इसको इस दुर्घटना के बाद जो है वानो को इस्टेब्लिश किया गया था, और ये एक इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के संचालन से रिलेटेड और न्यूक्लियर की सेफ्टी से रिलेटेड है। और जो फुकुशियामा एंड चेरनोबिल डिजास्टर था, the only two be rated level 7 events classified by the international nuclear event स्केल में, जो फुकुशिमा रिएक्टर और चेरनोबिल का डिजास्टर था वो लेवल 7 में इनको रखा गया है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन मैप्स, अनलाइक फुकुशिमा आफ्टर द सुनामी इवेंट मैप्स वाज मार्क्ड सेफ। इसका रीजन था, इसमें जो है जो सेफ्टी फीचर्स थे वो काफ़ी अच्छा था। इसको जो सुनामी आई थी 2004 में उसमें ये सेफ था, जबकि जो 2011 में जापान में आया था जो सुनामी, उसमें फुकुशिमा को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और ये रिएक्टर जो है समुद्र से पानी लेता है कूलिंग के लिए, ठीक है। जब और जैसे ही पानी का लेवल बढ़ता है, ठीक है, और ये इसमें से जो है पंप्स कर मतलब बाहर निकाल देता है पानी, और इससे सुरक्षित रहा। मायापुरी रेडियोलॉजिकल एक्सीडेंट 2010, ये एक अनश्यून्ड रिसर्च इरेडिएटर कोबाल्ट 60 सोर्स जो था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कचड़े के रूप में बेच दिया गया था डीलर मायापुरी में, ठीक है। वन फ्रैगमेंट was taken by a person in his wallet, and as it was very illuminating, the event was rated 4 out of 7 and on the international nuclear event scale. फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर 2011, इसमें जो सुनामी आई थी उसकी वजह से हुआ था, और इसके अर्थक्वेक के बाद जो वहाँ पे पहले अर्थक्वेक आया था उसके बाद सुनामी आया था, ये अपने आप ही बंद हो गया था रिएक्टर, ठीक है। और सुनामी जो वो था, इमरजेंसी जनरेटर्स ऑपरेटिंग और कूलिंग पंप्स को डिसेबल कर दिया गया था, और द इनसफिशिएंट कूलिंग लेड टू द 3 न्यूक्लियर मेल्टडाउन, हाइड्रोजन एयर एक्सप्लोजन एंड रिलीज ऑफ द रेडियो एक्टिव। इंटरनेशनल न्यूक्लियर आर्किटेक्चर देखते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है IAEA, ये न्यूक्लियर के शांतिपूर्ण यूज़ को पूरी दुनिया में
प्रमोट करता है और जो सैन्य यूज है उसको रोकने की कोशिश करता है। यह एक अंतर सरकारी फोरम के रूप में काम करता है जो वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग से और पीसफुल न्यूक्लियर के यूज़ को बढ़ावा देता है। और ये इंटरनेशनल ट्रीटी IAEA स्टैचू इंडिपेंडेंटली फॉर द यूनाइटेड स्टेट नेशंस के तहत गठित किया गया था और ये यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट करता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स। और इंडिया जो है इसका एक मेंबर है। NSG इसको जो है इंटरनेशनल डिफेंस आर्किटेक्चर के टॉपिक में कवर किया गया है और आप वहाँ पे देख सकते हो उसको। एंड पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, जो पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है 1963 में शुरू किया गया था, ठीक है। और ये 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के लिए बात किया था इन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग पर। और जो ये PTBT है ये न्यूक्लियर वीपन के टेस्ट को जो है एटमॉस्फेयर में बैन कर देता है और या आउटर स्पेस में या पानी के अंदर अंडरग्राउंड में बैन करता है। इंडिया इसका जो है सिग्नेटरी नहीं है, मतलब इंडिया ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। NPT नॉन प्रोलिफरेशन 1970 जो है गैर प्रसार संधि इसको बोलते हैं, अप्रसार संधि। ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स के फैलाव को, स्प्रेड्स को, इसकी तकनीकी को बैन करता है और जिसमें इससे जो है इसका मकसद क्या है कि पीसफुल यूज, मतलब शांतिपूर्वक यूज जो है न्यूक्लियर ऊर्जा का किया जा सके और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मतलब परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। और ये ट्रीटी जो है NWS और NNWS मेंबर्स के रूप को डिफाइन करता है। जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं उसमें जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले न्यूक्लियर का टेस्ट कर लिया था उनको P5 कंट्रीज़ में रखा गया। और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो NWS में नहीं है उनको इसमें रखा गया था। और इसको 1968 में सिग्नेचर के लिए खोला गया था और 1970 में यह ट्रीटी फोर्स में आई थी। और जो NPT पार्टीज़ हैं वो 1995 में एक मिले थे और उन्होंने एक्सटेंडेड इट्स इंडेफिनिटिवली। नॉर्थ कोरिया ने 2003 में छोड़ दिया था इसको। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सूडान अभी तक इसके मेंबर नहीं है। यही एक कंट्रीज़ का नाम आपको याद रखना है, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान एंड साउथ सूडान। और नॉर्थ कोरिया ने 2003 में इसको छोड़ दिया था। इंडिया जो कहता है कि वो अनइक्वल ट्रीटमेंट है एक तरीके से, ठीक है, मतलब कि जो P5 कंट्रीज हैं उनके परमाणु को ख़त्म करने की बात नहीं होती है, उसके बाद से परमाणु मतलब उनको परमाणु सक्षम राष्ट्र मान लिया गया। एंड द ट्रीटी इज रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स। रिव्यू कॉन्फ्रेंस में इसको रिव्यू किया जाता है। कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी 1969, ये सभी प्रकार के जो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री हो पर्पजेस उद्देश्य के लिए किए गए हैं किसी भी इन्वायरमेंट में उसको बैन करता है। और ये UNGA जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1996 में इसको एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन ये अभी फोर्स में नहीं आया क्योंकि जो 8 स्पेसिफिक नॉट रेटिफाइड द ट्रीटी, जो इसमें कुछ 8 वरिष्ठ जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं या देश हैं, वो अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किए हैं। और ये ट्रीटी जो है 180 entered in force 180 days after 44 states listed in the Annex 2 of the treaty have ratified it। 180 दिनों के बाद वो फोर्स में आ गया था क्योंकि जो 44 देश Annex 2 में लिस्टेड हैं उन्होंने रेक्टिफाइड कर दिया था। Annex 2 स्टेट क्या है? वो स्टेट जो CVT में भाग लेते हैं और जिनके बीच में निगोसिएशन चलता है 1998 में और 1996 और एंड प्रोसेस्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड रिसोर्स रिएक्टर्स दैट टाइम, और उस समय इनके पास जो है न्यूक्लियर रिएक्टर भी था। As of 2016, 8 Annex 2 countries have not ratified the treaty। 2016 तक जो है, दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट, 8 जो है Annex 2 के जो देश हैं वो अभी तक ट्रीटी को रेक्टिफाई नहीं किया है। उसमें है चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट ने साइन तो कर दिया है लेकिन रेक्टिफाई नहीं किया है, और इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ने साइन भी नहीं किया है। ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW 2017, इसको न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी के भी नाम से जाना जाता है।
और ये पहला जो है बाइंडिंग यानी बाध्यकारी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स और उसके जो टोटल एलिमिनेशन है उसको प्रमोट करता है, और ये टाइम बाउंड फ्रेमवर्क भी देता है बातचीत करने का और इसको न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म करने का। और in order to come into effect, signature and ratification by the at least 50 country is required. No nuclear nations express support to ban treaty. किसी भी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री ने इसको सपोर्ट नहीं किया। नॉर्थ कोरिया वाज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट टू वोट इनिशिएटिंग बैन नेगोशिएशन। जिसने जो है बैन नेगोशिएशन को शुरू करने के लिए नॉर्थ कोरिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसने वोट किया था। अब हम पहुंच चुके हैं बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, जैव तकनीक और जैव विज्ञान। तो चलिए सेल से शुरू करते हैं। सेल यानी कोशिकाएं। आपको मालूम होगा कि जो शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल होती है। सबसे पहले बॉडी में हमारे सेल्स आते हैं, अगर स्मॉलर की बात करें तो उसके बाद से टिश्यू आते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद से ऑर्गन आता है, और उसके बाद से ये तीनों मिलकर के मतलब एक तरीके से जो ऑर्गन बनता है ये सेल से बनता है, टिश्यू से बनता है। इसको उत्तक कहते हैं हिंदी में, एक कोशिका कहते हैं, और अंग, और फिर इसके जो है बॉडी बनता है। तो ये स्मॉलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लाइफ इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की अगर बात करोगे यहाँ पे तो आप देखो, जो ये यहाँ पे जो ये पूरा एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाया जाता है। ये है, इसमें न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है, न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए होता है, वैक्यूलो सेल मेम्ब्रेन्स वॉल होती है ये, एंड ये साइटोप्लाज्मा इसको बोलते हैं। ये माइट्रोकांड्रिया है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यहाँ से सेल के लिए एनर्जी जनरेट होता है। कोशिका एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल्स का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मा के चारों ओर जो होता है उसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इसमें दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल्स जो है होते हैं, एक डाइऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए बोलते हैं, और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसको आरएनए बोलते हैं। और सेल यूज डीएनए फॉर लॉन्ग टर्म इंफॉर्मेशन स्टोरेज, यहाँ पे लंबे समय तक के लिए सूचनाओं को संग्रह करने के लिए डीएनए का यूज किया जाता है। और द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन डीएनए सीक्वेंस, जो भी बायोलॉजिकल जैविक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए सीक्वेंस में होती हैं, ठीक है। और आरएनए जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एमआरएनए और एंजाइमेटिक फंक्शंस जो होते हैं इसके, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए इसमें भी काम करता है। जीन थेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी जो है जो इंट्रोड्यूस्ड जेनेटिक मटेरियल इनटू सेल टू कंपेंसेट फॉर एबनॉर्मल जीन्स और टू मेक अ बेनिफिशियल प्रोटीन, ठीक है। जो जेनेटिक मटेरियल्स होती है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है सेल के अंदर, ठीक है, उसको उसको जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए गया, मतलब इसमें कोई समस्या है, दिक्कत है, तो उसको हटाए जाने के लिए जीन थेरेपी का यूज को लेकर के आया गया था। साइटोप्लाज्मा क्या है, ये एक मतलब थिक सॉल्यूशन है, ठीक है, गाढ़ा तरल पदार्थ आप कह सकते हो, ठीक है, जो कि सारे सेल्स में कोशिकाओं में भरा होता है, ठीक है, और ये इंक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, ये सेल के सारे जीनोम एक्सेप्ट स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इन सबको इसमें कंटेंट करता है। और ये मल्टीपल लॉन्ग लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स को भी इसके अंदर होते हैं। ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोटीन सच एज हिस्टोन्स, एक प्रोटीन, और या फिर क्रोमोजोम्स जो है इसके अंदर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम भी होते हैं, क्रोमोजोम, ऑलवेज रिमेंबर दिस। सेल वॉल, ये जो है मतलब सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। और जो प्लांट सेल वॉल्स होते हैं, जो पौधों के सेल्स, जो कोशिकाओं की दीवारें होती हैं एक तरीके से, ठीक है, कोशिका का जो दीवार होती है ये डिस्क, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है, और फंगी में जो है चितीन की बनी होती है, और जो बैक्टीरिया होती है वो पेप्टिडोग्लिकैन,
पेप्टिडोग्लिकन की बनी होती है, ठीक है। और ऑर्गेनेले क्या होता है, ए स्पेशलाइज्ड सबनाइट्स विद इन द सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शंस। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेले क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल इसको बोला जाता है। दीज आर साइट्स ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन विच रिलीजेस एनर्जी। यहाँ पे जो है एनर्जी इनसे रिलीज की जाती है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है उससे। सम पोर्शन ऑफ इज यूज्ड फ्रॉम द एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी, एडिनोमाइज ट्राइफोफैट, और इट इज absent इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और द रेड ब्लड सेल्स ऑफ द मैमल्स, जो स्तनधारी होते हैं उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। और कुछ जो हायर उच्च जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। तो रेड ब्लड कॉम्प्लेक्स, जो रेड ब्लड सेल्स होता है मैमल्स का, स्तनधारियों का, उसमें क्या नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये जो है फोटोसिंथेटिक जो होती है, फोटोसिंथेटिक पौधे में होता है, उसमें यूज किया जाता है। और इन ए सेल अदर देन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स डीएनए। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो है डीएनए होता है। वैक्यूली, इसमें ये जो है बबल्स स्टोरेज है सेल्स के अंदर, ये इसमें फूड्स और न्यूट्रिएंट्स जो है पोषक तत्व स्टोर किए जाते हैं। स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड रेस्ट ऑफ द सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशंस। ये जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इसमें स्टोर्स करते हैं। एंड गोल्गी अपार्टस, ये जो है एक सेल का जो है पोस्ट ऑफिस आप कह सकते हो। इट इज ऑलवेज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट लिपिड को ले जाने में, ले आने में इसका यूज किया जाता है। एंड क्रिएशन ऑफ लाइजोसोम्स को बनाने में। और सिक्रेशन इज इट्स मेजर फंक्शंस, इट कलेक्ट्स सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड सीक्रेट्स इन साइटोप्लाज्मा। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये एक पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और ब्रेक्स डाउन एक्सेस और वॉर्न आउट सेल पार्ट्स। एंड ये महत्वपूर्ण है कि पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया और वायरसेस जो भी आते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेंट्रोसोम, दे आर मेड फ्रॉम द टू सेंट्रीओल्स। इनके फंक्शंस क्या है, जो इनके मेन फंक्शंस हैं, ये मेन फंक्शन है सेल में जो माइट्रो ट्यूबुलस होते हैं। इट इज द मेन प्लेस वेयर सेल माइक्रोट्यूबुलस आर ऑर्गेनाइज्ड। जो सेल माइक्रोट्यूबुलस हैं उनको संगठित किया गया है। और ये सेल्स को जो है स्ट्रक्चर, एक संरचना प्रदान करते हैं। इट रेगुलेट्स द सेल डिवीजन साइकिल, सेल डिवीजन साइकिल को रेगुलेट करते हैं। और सेंट्रीओल्स क्या होते हैं, टू हेल्प विद द सेल डिवीजन की मदद करने के लिए इन द एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल्स आर माइक्रोट्यूबल रिंग्स होते हैं और ये जोड़े में पाए जाते हैं। पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं, पेरोक्सीसोम्स जो है ये इनके दो काम होते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं, जो वसी अम्ल होता है उसको तोड़ने का काम करते हैं और पानी बनाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम क्या होता है, ये एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जो है कि ए सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, स्मूथ ईयर, रोल इन द बोथ लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड और फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म में इनका यूज किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ द राइबोसोम्स विच डज प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। एंड दे बाइंड मैसेंजर आरएनए को जोड़ते हैं और आरएनए जो होता है उसको सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड लिपिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमने जो है कुछ सेल्स के बारे में जानकारियाँ ली हैं। अब जो है अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे सम अप करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।